नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे में नजर डालेंगे देश और दुनिया की प्रमुख खबरों पर। आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का दौरा करेंगे और राष्ट्र को सौगात देंगे कई विकास परियोजनाओं की। साथ ही प्रधानमंत्री जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का भी करेंगे स्वागत। इसके अलावा आज 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है। साथ ही खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय खेल और कारोबार जगत की। न्यूज़ 10 में शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को करेंगी संबोधित। आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर किया जाएगा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर को देंगे 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। रेल, सड़क, तेल और गैस और साथ ही शहरी विकास और आवास से जुड़ी अनेक परियोजनाएं करेंगे राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का करेंगे स्वागत। दोनों नेता जंतर मंतर और हवा महल सहित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों का करेंगे दौरा। निर्वाचन आयोग के राष्ट्र सेवा के 75 वर्ष पूरे। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम थीम के साथ देश भर में आज मनाया जा रहा है 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी नेशनल वोटर्स डे पुरस्कार। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी। आम जनजीवन प्रभावित। रेल और हवाई सेवाओं पर पड़ा असर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने विमान हादसे के लिए रूस को ठहराया जिम्मेदार। कहा, यूक्रेनी युद्ध बंदियों के जीवन से खेल रहा है रूस। हादसे में 65 यूक्रेनी युद्ध बंदियों समेत 74 लोगों की हो गई थी मौत। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज से हैदराबाद में जारी। इंग्लैंड की टीम टॉस जीतकर कर रही है बल्लेबाजी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। संबोधन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के समस्त राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और फिर अंग्रेजी में इसका प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। संबोधन को आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करेगा। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा निगरानी की जा रही है। आज रात से ही बॉर्डर पर हेवी व्हीकल की एंट्री बंद कर दी जाएगी। शहर के अंदर भी जगह जगह बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। पुलिस खुफिया एजेंसियों से लगातार संपर्क में है और संवेदनशील इलाकों में जवानों की तैनाती की गई है। गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में जगह जगह कमांडो दस्तों ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। दर्जन भर से ज्यादा स्थानों पर दिल्ली पुलिस के कमांडो दस्ते से लैस विशेष पराक्रम वाहनों की भी तैनाती कर दी गई है। गणतंत्र दिवस के दौरान सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए कर्तव्य पथ से लेकर आसपास के स्थानों पर एनएसजी के कमांडो सहित अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। वहीं एयरपोर्ट, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और बस अड्डों पर भी संदिग्धों की निगरानी की जा रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिली जानकारी के आधार पर जमीन से लेकर आसमान तक और नदी में भी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस, एनएसजी, एसपीजी, एनआईए आदि लगातार इलाके में निगरानी रख रही है। एरियल अटैक के खतरे को देखते हुए दिल्ली के आसमान में ड्रोन, ग्लाइडर, बैटरी से चलने वाले एयरक्राफ्ट व पैरा जंपिंग उड़ान, हॉट एयर बैलून जैसी हवा में उड़ने वाली सभी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं जमीन पर जगह जगह मचान बनाकर हथियारबंद जवानों को तैनात कर दिया गया है। ऊंची बिल्डिंगों पर स्नैपर्स की तैनाती कर दी गई है। कर्तव्य पथ और उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। फंक्शन का एरिया है जो कर्तव्य पथ और उसके आसपास का इलाका है, वहां पर 14,000 से लगभग ज्यादा फोकस्ड स्पेसिफिक रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ पुलिसकर्मी डिप्लॉय हो रहे हैं
और इसके साथ ही चूंकि सिक्योरिटी और सुरक्षा दिल्ली में खास करके कोई भी जगह आइसोलेशन में नहीं होता है, तो इंटायर दिल्ली और साथ ही जो एनसीआर का रीजन है उस पर फोकस करके, जो अगर मैं ये कहूँ यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तमाम दिल्ली पुलिस का रैंक एंड फाइल है वो ड्यूटी पे होगा। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर राजधानी में महीने भर से उच्च स्तरीय जांच चल रही है। होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, रेंटल वेरिफिकेशन की जा रही है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने की कवायद में दिल्ली पुलिस लगी हुई है। हमने 6 लेयर की सिक्योरिटी लगाई, जिसमें 3 फिजिकल लेयर हैं, जिसके अंदर से हर बंदे को जैसे डीएफएमडी एक्सरे मशीन्स में सामान या डीएफएमडी में से इंसान को गुजरना पड़ेगा। उसके अलावा 3 लेयर की हमारी सिक्योरिटी पहले फोर्स मैन पावर को डिप्लॉय करके भी है और उसके अलावा सीसीटीवी के द्वारा भी हमारे सर्विलेंस है। सीसीटीवी में भी हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम सर्विलेंस पे कर रहे हैं और ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल हमने सिक्योरिटी में किया हुआ है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने भी रूट को लेकर एडवाइजरी जारी की है ताकि परेड देखने के लिए आने वाले हर दर्शक को सहूलियत हो सके। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लिया है और उनके जवान भी पूरी तरह से तैयार हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को बिल्कुल यहाँ पर चाक चौबंद किया गया है। हर जाने आने वाले की यहाँ पर चेकिंग हो रही है। साथ ही साथ 26 जनवरी के दिन खास तौर पर विशेष चेकिंग की जाएगी। हर जगह मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, हाईली इक्विपमेंट लगाए गए हैं, ड्रोन से, सीसीटीवी कैमरा से हर एक व्यक्ति की निगरानी की जाएगी। आसमान से लेकर ज़मीन तक चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो इस परेड की निगरानी करेगी। किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, उससे बचने के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। साथ ही साथ ट्रैफिक को लेकर के भी खास एडवाइजरी जारी की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि कौन से रास्तों का उस दिन आप इस्तेमाल करेंगे और कौन से रास्तों पर नहीं जाएंगे। साथ ही साथ क्या सामान लेकर के जाएंगे और क्या सामान नहीं लेकर के जाएंगे, इसके भी साफ संकेत और हिदायत दे दिए गए हैं। यानी आप परेड में समय से पहले पहुंचें और शांति से इस परेड का आनंद लें। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का दौरा करेंगे। पीएम बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं रेल, सड़क, तेल एवं गैस और शहरी विकास एवं आवास जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है। बुलंदशहर में प्रधानमंत्री डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC पर न्यू खुर्जा, न्यू रेवाड़ी के बीच डबल लाइन 173 किलोमीटर लंबे विद्युतीकृत खंड को दोनों स्टेशनों से मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मथुरा पलवल खंड और चिपियाना बुजुर्ग दादरी खंड को जोड़ने वाली चौथी लाइन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये नई लाइनें राष्ट्रीय राजधानी की दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी भारत तक रेल कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इंडियन ऑयल की टुंडला गवारिया पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह 255 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन परियोजना तय सीमा से काफी पहले पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री ग्रेटर नोएडा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप IITGN भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1,714 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह परियोजना 747 एकड़ में फैली हुई है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के साथ आज जयपुर का भी दौरा करेंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शहर में जंतर मंतर, हवा महल और एल्बर्ट हॉल संग्रहालय सहित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे। भारत का निर्वाचन आयोग आज 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होंगी। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित इस कार्यक्रम में मालदीव, फिलीपींस, रूस, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुख और प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मतदाताओं को समर्पित राष्ट्रीय मतदाता दिवस की इस साल की थीम है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। समारोह में राष्ट्रपति 2023 के लिए चुनाव संबंधी सर्वोत्तम कार्य प्रणाली पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। कार्यक्रम में एक लघु मतदाता जागरूकता फिल्म माई वोट माई ड्यूटी भी प्रदर्शित की जाएगी। निर्वाचन आयोग आज राष्ट्र के लिए अपनी सेवा का 75वां वर्ष मना रही है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर और आगामी आम चुनाव के मद्देनजर समावेशी चुनाव विषय पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा।
14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं यह हमारे जीवंत लोकतंत्र का जश्न मनाने के साथ ही ऐसे लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए प्रोत्साहित करने का दिन भी है जिन्होंने पहले से पंजीकरण नहीं कराया है। सुबह 11 बजे मैं नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित करूंगा जो पूरे भारत से पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को एक साथ लाएगा। और अब खबर अयोध्या धाम से। श्री राम लला के बाल स्वरूप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कड़ाके की ठंड, कोहरे और शीतलहर के बीच लोग मंदिर के बाहर दर्शन के लिए लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। अयोध्या की सड़कों पर आस्था का समुद्र देखने को मिल रहा है। भक्तों ने मंदिरों में आराध्य के विराजमान होने की खुशी में 3.17 करोड़ रुपए की निधि दान की है। श्री राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन 5 लाख तो बुधवार को 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन किए। श्रद्धालु ऑनलाइन समर्पण निधि अर्पित करने के लिए QR कोड को स्कैन कर डिजिटल भारत की तस्वीर भी पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सहूलियत के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अयोध्या धाम एक बड़ा अवसर बनने जा रहा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में अयोध्या धाम की बड़ी भूमिका होगी। एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार अब अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार हर साल 5 से 10 करोड़ तीर्थयात्री रामलला के दर्शन करेंगे, जो मक्का और वेटिकन सिटी जाने वाले कुल तीर्थयात्रियों से ज्यादा होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है। अमेरिकी कंपनी जैफरीज इक्विटी रिसर्च ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में अयोध्या में सालाना 5 से 10 करोड़ तीर्थयात्री आने का अनुमान लगाया है, जबकि मक्का में सालाना 2 करोड़ और वेटिकन सिटी में सालाना 90 लाख तीर्थयात्री आते हैं। रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक अयोध्या तीर्थयात्री के आगमन के मामले में घरेलू आध्यात्मिक केंद्रों को भी पीछे छोड़ने जा रही है। बात करें अगर तिरुपति की, तो तिरुपति में सालाना 2.5 करोड़, माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने सालाना 80 लाख तीर्थयात्री आते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी सुविधा की वजह से अयोध्या बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर सकेगा। अमेरिकी कंपनी जैफरीज इक्विटी रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में मंदिर निर्माण से लेकर अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 850 अरब रुपए खर्च किया जाना है। 14.5 अरब रुपए खर्च कर अयोध्या एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा किया गया है। इस प्रकार के 3 और टर्मिनल का निर्माण किया जाना है। अभी सालाना 10 लाख तो दूसरे चरण का काम पूरा होने के बाद सालाना 60 लाख यात्री अयोध्या हवाई जहाज से आसानी से आ जा सकेंगे। 2.4 अरब रुपए के निवेश से रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है और इसके अलावा अयोध्या में 73 नए होटल का निर्माण भी पाइपलाइन में है। रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से भारत के कुल पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा और भविष्य में इससे देश और जीडीपी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी देश की जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी 6.8% है, जबकि अमेरिका और अन्य विकसित देशों के जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी 8% से अधिक की है। न्यूज़ 10 में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा, अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है।
हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुई। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एनपीएस में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज़ को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर कहा है कि इससे काफी प्रसन्नता हुई है। स्वामी गोविंद देव गिरी ने डीडी न्यूज से विशेष साक्षात्कार में कहा कि भगवान के आशीर्वाद से भारत उन्नति के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ता रहेगा। भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुआ। एक विशेष कार्यक्रम जब हो रहा था, प्रधानमंत्री एक यजमान के तौर पे पहुंचे थे और उनके बोलने से पहले जिन संत ने उस मंच पे अपनी वाणी से देश और दुनिया भर को एक तरीके से आशीर्वचन दिया, गोविंद देव गिरी जी महाराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, सादर प्रणाम आपके चरणों में। दूरदर्शन पे समय देने के लिए आपका धन्यवाद। महाराज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात कि 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ, वो भाव क्या है और किस तरीके से जब एक नए युग की शुरुआत की बात आपने की थी, अब होने जा रही है? सिर के ऊपर और हृदय के ऊपर बड़ा बोझ रहा, आंदोलित अंतःकरण भी होता रहा कि ये होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा। और आखिरकार इतना बड़ा भार अपने हृदय से और अपने मस्तक से उतरने का एक विश्राम का क्षण आया, ये देख करके और मन को समाधान प्राप्त हुआ, प्रसन्नता हुई और लोगों के भावों को देख करके, लोगों के आनंद को देख करके आनंद अनेक गुणित होता रहा। करोड़ों करोड़ों लोगों ने जब आपको सुना तो भाव विभोर हो गए हैं। ये बात आपके सानिध्य जानकारी तक पहुंची होगी। आपने जब कहा कि पीढ़ियों ने जो कोशिशें की उसको एक महापुरुष ने आके कैसे आगे बढ़ाया, इस बात को थोड़ा सा विस्तार देते हुए हमको एक बार फिर से समझाइए। बिल्कुल सही बात है। 500 वर्षों में इसके लिए अनेक बार संघर्ष हुए, 78 युद्ध लड़े गए, 3 लाख से अधिक लोगों ने आत्मार्पण किया। अब ये तो इतिहास की बातें हो गई, लेकिन अभी अभी के इन 4-5 दशकों की बातों का विचार करें तो भी यह बात बड़ी पेचीदी हो गई थी। भगवान रामलला को कैसे मुक्त किया जाए, यह पहला प्रश्न था। जैसे तैसे वे मुक्त हुए तो एक छोटी सी कपड़े की तंबू में उनको निवास करना पड़ा। अब ऐसे अवस्था में, और जबकि लगभग सारा उस समय का शासकीय परिवार विरोध में था, यह कह रहा था कि भगवान श्री राम काल्पनिक व्यक्तित्व है, तो हम लोगों की तो आशाएं टूट रही थी कि क्या होगा। और ऐसे समय में एक लहर उठी और उस लहर ने एक महापुरुष को ऊपर लाया और उस महापुरुष ने वास्तव में दृढ़ता के साथ ये करके दिखाया। इन लोगों ने अचानक नहीं, दशकों तक इस बात को कहा है कि हम मंदिर बना करके रहेंगे, मंदिर बना करके रहेंगे, और आखिर मंदिर बना करके रहे। और इसलिए हम लोग भाव विभोर थे। इस दृढ़ता को हम लोग अभिवादन करते हैं। जी,
आपने कल इस बात का भी जिक्र किया था महाराज जी कि आप तार्किक व्यक्ति हैं। आपने इस बात की जानकारी भी ली थी प्रधानमंत्री मोदी की माता जी से। इस बात को जब आपने कहा तो इस बात के भी बड़ा निहितार्थ दिखाए गए कि एक तपस्वी के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की 11 दिनों का अनुष्ठान भी, उसके भी बहुत मायने। जरा उसके बारे में कुछ अपने बात रखें। देखो, ऐसा है, हमारा सामाजिक और राजनीतिक वातावरण जिस प्रकार का है उसमें अनेक बातें केवल दिखावे के लिए की जाती है और ये राजनीतिक स्टंट भी होते हैं। तो इन बातों से परिचित होने के कारण कोई मैं मोदी जी का भक्त तो नहीं रहा था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ये उपवास वास्तव में होते हैं कि नहीं। संयोग से उनकी माता जी से मिलने का अवसर मुझे मिला। उस पूज्य माता ने, जो उस समय लगभग 96-97 वर्ष की थी, उस समय मैंने उनसे पूछा कि वास्तव में नरेंद्र भाई नवरात्रि में केवल जल लेकर के उपवास करते हैं? उस महनीय माता ने सामान्य रूप से एकदम कह दिया है, मां शू थयु, इसमें क्या हो गया, वो अकेले थोड़े ही करता है, उसका बड़ा भाई भी करता है, उसके पिताजी ने जीवन भर यही किया और वो भी अभी नहीं कर रहा है, 40 वर्षों से कर रहा है, क्योंकि हमारे घर में देवी की उपासना है और यह करना हम आवश्यक मानते हैं। तो मेरे मन को सांत्वना मिली कि वास्तव में यह उपवास केवल दिखावा नहीं है। और बाद में तो परिचय होने के पश्चात और भी अनेक बातों का मुझे पता चला। इससे मेरे ध्यान में आया ये व्यक्ति अंतःकरण से अलग व्यक्ति है। राजनीतिक परिवेश में है अवश्य, उनको राजनीति करनी पड़ती है अवश्य, और राजनीति में जो करना पड़ता है वो सब करना पड़ता होगा वह भी अवश्य, लेकिन फिर भी यह व्यक्ति, उसका अंतःकरण इन बातों के उस पार है। वे कहीं तो भी निश्चित रूप से भगवान की सेवा के रूप में आध्यात्मिक अधिष्ठान पर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जी, लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद अब जब भगवान के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम आ गए हैं, अब यहाँ से क्या, मंदिर बन गया, भगवान आ गए, दर्शन देने के लिए रामलला खुद विराजमान है, अब यहाँ से आगे क्या, नए युग की शुरुआत जो बात की जा रही महाराज जी, वो कैसे आगे बढ़ेगा? अरे भैया, वो तो बात अभी थोड़ी दूर की है, क्योंकि हम लोगों का अभी मंदिर बनाने का बहुत सारा काम शेष है। अभी देश के नेता और हमारे धार्मिक संत महात्मा जो कुछ करेंगे वो तो करेंगे अपना, लेकिन न्यास के ऊपर जो दायित्व है वो अभी मंदिर को पूर्ण करने का है। अभी मंदिर को पूर्ण होने में भी समय लगने वाला है, क्योंकि उसका दूसरा तल अभी होना है। वहाँ पर राम परिवार की स्थापना भी होनी है और उसके पश्चात परकोटे का जब काम हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा काम है, उसके पश्चात वहाँ पर 6 मंदिर और बनने हैं। उसमें गणपति का मंदिर होगा, शिव जी का मंदिर होगा, देवी का मंदिर होगा, सूर्य भगवान का मंदिर होगा और फिर हनुमान जी का अलग से मंदिर होगा। और सीता रसोई के स्थान पर जहाँ भगवान के लिए रसोई बनेगी और भक्तों के लिए प्रसाद बनेगा, वहाँ पर अन्नपूर्णा का मंदिर हम बनाने वाले हैं। तो 6 मंदिर ये हो गए और उसके पश्चात इस परकोटे के बाहर और भी हम लोगों को 7 मंदिर बनाने हैं, जिसमें महर्षि वाल्मीकि का है, वशिष्ठ मुनि का है, फिर विश्वामित्र मुनि का है, अगस्त्य मुनि का मंदिर है। ये 4 ऋषियों के मंदिर, उनके साथ साथ निषाद गुह जो भील राजा थे, जो भगवान श्री राम और भरत के मित्र थे, उनका मंदिर बनेगा। भगवती शबरी मैया का मंदिर बनेगा। फिर राम के लिए, इस राम कार्य के लिए प्राणार्पण करने वाले जटायु का भी मंदिर बनेगा। तो ये सब काम हमारे लिए तो बाकी है, तो ये सब कामों को पूरा करते करते कुछ वर्ष निकलने वाले हैं जी। बाकी ये निर्माण का काम चलता रहेगा, लेकिन भगवान अब आकर के विराजमान हो गए हैं, तो अपनी दृष्टि से, अपने प्रभाव से भारत की उन्नति का स्तर भी ऊंचा ऊंचा बढ़ाते रहेंगे। ये हमारा विश्वास। जी, निश्चित तौर से ट्रस्ट के माध्यम से आप सभी लोगों का जो प्रयास है वो संकल्प से सिद्धि की ओर कैसे तेज गति से बढ़ रहा है, वो दिखाई भी पड़ रहा है। कल इस बात का उस मंच से उद्घोष भी हुआ कि देव से देश की ओर हो, राम से राष्ट्र की ओर हो, और राम आग नहीं ऊर्जा है और ऊर्जा समस्त मानव जात के लिए है। आपको लगता है कि ये भी एक संकल्प और एक संदेश बहुत महत्वपूर्ण निकला कल के मंच से? ऐसा है, भगवान श्री राम सबके लिए है ही, सबके अंतःकरण में भगवान श्री राम है, यह हम लोगों की धारणा है और ये आज का विचार नहीं है, ये मूल हमारे ग्रंथों का विचार है, हमारे संतों का विचार है। और इसलिए हम सभी को अपना मानते हैं, हम किसी को गैर नहीं मानते, किसी को और नहीं मानते, हम अपना मानते हैं। अब यही भावना लेकर के तो
मित्रत्व की भावना लेकर के तो भगवत गीता सबकी ओर देखने के लिए कहती है। इसलिए हमारे भीतर का रामत्व जगना, इसका अर्थ ये होता है सबके साथ प्रेम का व्यवहार सीखना और पुरुषार्थ करना, लेकिन वो पुरुषार्थ करके उसका स्वार्थ में विनियोग नहीं करना, परार्थ के लिए करना, स्वयं पुरुषार्थ करना और लोगों को सुखी करना, इसी को रामत्व कहते हैं। उसके जागरण की यह आरंभशिला है। मैं अपनी बात भी कहना चाहता हूं, क्योंकि ये बात मैं सब प्रसार माध्यमों से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर सके, भगवान ने करवा ली और कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, सबने उसको सराहा, ये बात तो ठीक है। लेकिन स्थापना के पश्चात, मंचीय कार्यक्रम के पश्चात दर्शन के लिए जो भीड़ वहाँ पर हो गई, उसमें कुछ धक्का मुक्की हुई, उसमें कुछ असुविधा हुई, हम लोग उस भगदड़ को रोक नहीं पाए, ये हमारी थोड़ी त्रुटि रह गई। इसके कारण अनेक लोगों को कष्ट झेलना पड़ा, हमें पता है। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद देव गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर से महाराज जी के माध्यम से इस बात को हम साफ तौर से कह सकते हैं कि जो असुविधा पहले दिन थोड़ी बहुत हुई है राम भक्तों को, क्योंकि उत्साह बहुत था, उसके लिए उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को और तेज गति से किया जाएगा और ये अपने आप में यहाँ से ट्रस्ट के माध्यम से जिम्मेदारियों को निर्वहन और बेहतरी से करने की बात वो कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे, केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की है। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी जी ने जमीनी स्तर पर काम किया और समाज के पिछड़े वर्ग की स्थिति को सुधारने में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने आपातकाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का भी नेतृत्व किया और पूरा जीवन कांग्रेस की दमनकारी राजनीति का विरोध करते हुए जननायक बने रहे। आइए आपको उनके जीवन की एक झलक दिखाते हैं। कर्पूरी ठाकुर की पहचान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिज्ञ के रूप में रही है। कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय का पर्याय और उत्तर भारत में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की वकालत करने वाले राजनेता के तौर पर जाना जाता है। नाई समुदाय में गोकुल ठाकुर और रामदुलारी देवी के घर जन्मे कर्पूरी का पैतृक गांव समस्तीपुर जिले का पितौंझिया गांव था, जिसे अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक सीमांत किसान के बेटे से बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। अपनी लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था। कर्पूरी ठाकुर को बिहार की सियासत में सामाजिक न्याय की अलख जगाने वाला नेता माना जाता है। कहा जाता है कि पूरी जिंदगी उन्होंने कांग्रेस विरोधी राजनीति की और अपना सियासी मुकाम हासिल किया। यहाँ तक कि आपातकाल के दौरान तमाम कोशिशों के बावजूद इंदिरा गांधी उन्हें गिरफ्तार नहीं करवा सकी थी। अपने आदर्शों के लिए कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिबद्धता ऐसी थी कि उस कालखंड में भी जब सब और कांग्रेस का राज था, उन्होंने कांग्रेस विरोधी लाइन पर चलने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें काफी पहले से ही इसका अंदाजा हो गया था कि कांग्रेस अपने बुनियादी सिद्धांतों से भटक गई है। उन्होंने जबरन थोपे गए आपातकाल का भी पुरजोर विरोध किया। जेपी, लोहिया और चरण सिंह जी जैसी विभूतियां भी उनसे काफी प्रभावित हुई थी। 1960 के दशक में कांग्रेस के खिलाफ देश में समाजवादी आंदोलन तेज हो रहा था। 1967 के आम चुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया। कांग्रेस पराजित हुई और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सत्ता में आम लोगों और पिछड़ों की भागीदारी बढ़ी। कर्पूरी ठाकुर उस सरकार के उप मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर 1970 में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। 22 दिसंबर 1970 को उन्होंने पहली बार राज्य की कमान संभाली थी। उनका पहला कार्यकाल महज 163 दिन का रहा था। 1977 की जनता लहर में जब जनता पार्टी को भारी जीत मिली, तब भी कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अपना ये कार्यकाल भी वो पूरा नहीं कर सके।
इसके बाद भी महज 2 साल से भी कम के कार्यकाल में उन्होंने समाज के दबे पिछड़े लोगों के हितों के लिए काम किया। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री के रूप में दोनों कार्यकाल को मिलाकर कुल 2.5 साल बिहार का शासन उनके हाथों में रहा। लोगों के बीच इतने लोकप्रिय थे कि 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। कर्पूरी ठाकुर का प्रभाव उनकी प्रशासनिक भूमिकाओं से परे तक फैला हुआ था। एक नेता के रूप में वे अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। शिक्षा एक ऐसा विषय था जो उनके दिल के सबसे करीब था। वे स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने के बहुत बड़े पैरोकार थे ताकि गांव और छोटे शहरों के लोग भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और सफलता की सीढ़ियां चढ़ें। स्कूलों में छात्रों की फीस खत्म करके मैट्रिक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी को हटाकर चर्चा में आए थे। तब वे बिहार के शिक्षा मंत्री थे। इस कदम के पीछे ये सुनिश्चित करना था कि शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को परेशानी न हो और वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया था। इसके अलावा उन्होंने विशेष रूप से बिहार के अविकसित क्षेत्रों में कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि शिक्षा उन लोगों के लिए सुलभ हो जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर थे। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए गठित किए गए मुंगेरी लाल कमीशन ने फरवरी 1976 में अपनी रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंप दी थी। मुंगेरी लाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक, शैक्षणिक और सरकारी नौकरी, व्यापार में पिछड़ेपन को आधार बनाते हुए पिछड़ी 128 जातियों की सूची तैयार की। इस कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों में 26% और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 24% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को साल 1978 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने विधानसभा में पेश किया और इसे अपनाने का ऐलान किया। बिहार में पहली बार शराबबंदी का श्रेय भी कर्पूरी ठाकुर को जाता है। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। ये सामाजिक सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सामाजिक न्याय तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मन में रचा बसा था। उनके राजनीतिक जीवन को एक ऐसे समाज के निर्माण के प्रयासों के लिए जाना जाता है जहां सभी लोगों तक संसाधनों का समान रूप से वितरण हो और सामाजिक हैसियत की परवाह किए बिना उन्हें अवसरों का लाभ मिले। उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के हक में ऐसे तमाम काम किए जिससे बिहार की सियासत में अमूलचूल परिवर्तन आ गया। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ और वो बिहार की सियासत में समाजवाद का बड़ा चेहरा बन गए। वो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग में से थे, लेकिन काम उन्होंने सभी वर्गों के लिए किया। कर्पूरी ठाकुर की नीतियों और पहल का असर बिहार में पिछड़ी राजनीति के उदय में देखा जा सकता है। उनके काम ने पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण की नींव रखी, जिनसे बाद में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के गठन को प्रभावित किया। उनके बाद राज्य की राजनीति में उभरे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार आमतौर पर उनकी विरासत का प्रतिनिधि माना जाता है, लेकिन बीतते वक्त के साथ जिस राजनीतिक शुचिता की पैरोकारी कर्पूरी ठाकुर करते रहे, वो कैसा छीजता गया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण लालू प्रसाद ही बने। आने वाले समय में बिहार की राजनीति ने ये भी दिखाया कि कैसे सामाजिक न्याय की बात बस एक राजनीतिक नारा बनकर रह गई। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पूरा जीवन सादगी और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा। वो सरल जीवन शैली और विनम्र स्वभाव के चलते आम लोगों से गहराई से जुड़े रहे। वो इस बात पर जोर देते थे कि उनके किसी भी व्यक्तिगत कार्य में सरकार का एक पैसा भी इस्तेमाल न हो। 1988 में जब उनका निधन हुआ तो कई नेता श्रद्धांजलि देने उनके गांव गए। उनके घर की हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए कि इतने ऊंचे पद पर रहे व्यक्ति का घर इतना साधारण कैसे हो सकता है। सामाजिक न्याय के लिए कर्पूरी ठाकुर ने जो प्रयास किए, उनसे करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उनके नेतृत्व में ऐसी नीतियों को लागू किया गया
जिनसे एक ऐसे समावेशी समाज की मजबूत नींव पड़ी जहां किसी के जन्म से उसके भाग्य का निर्धारण नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में आगे बढ़े, आइए इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को करेंगी संबोधित। आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर किया जाएगा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर को देंगे 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। रेल, सड़क, तेल और गैस तथा शहरी विकास और आवास से जुड़ी अनेक परियोजनाएं करेंगे राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का करेंगे स्वागत। दोनों नेता जंतर मंतर और हवा महल सहित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों का करेंगे दौरा। निर्वाचन आयोग की राष्ट्र सेवा के 75 वर्ष पूरे। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम थीम के साथ देश भर में आज मनाया जा रहा है 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी नेशनल वोटर्स डे पुरस्कार। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी, आम जनजीवन प्रभावित, रेल और हवाई सेवाओं पर पड़ा असर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने विमान हादसे के लिए रूस को ठहराया जिम्मेदार। कहा, यूक्रेनी युद्धबंदियों के जीवन से खेल रहा है रूस। हादसे में 65 यूक्रेनी युद्धबंदियों समेत 74 लोगों की हो गई थी मौत। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज से हैदराबाद में जारी। इंग्लैंड की टीम टॉस जीतकर कर रही है बल्लेबाजी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों की। गणतंत्र दिवस को लेकर कर्तव्य पथ पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। भारतीय वायुसेना ने गणतंत्र दिवस से पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए जानकारी दी है कि यह साल का वो समय होगा जब 54 विमान कर्तव्य पथ के ऊपर एक साथ होंगे। अलग अलग गति और ऊंचाई से उड़ान भरते हुए आधुनिक क्षमताओं से लैस ये विमान अपना शानदार प्रदर्शन दिखाएंगे। और अब बात परीक्षा पर चर्चा की। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण का आयोजन आगामी 29 जनवरी को होगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करीब 3000 प्रतिभागियों के साथ संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम छात्रों में परीक्षा के तनाव को दूर करने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में काफी मददगार साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री छात्रों को परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7वें संस्करण का आयोजन आगामी 29 जनवरी को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और अभिभावकों से भी संवाद करेंगे।
परीक्षा पे चर्चा को लेकर देश भर में कितना उत्साह है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल कार्यक्रम के लिए MyGov पोर्टल पर रिकॉर्ड 2 करोड़ 26 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 6 गुना अधिक है। इस साल रजिस्ट्रेशन कराने वालों में 2 करोड़ 5 लाख छात्रों के अलावा करीब 15 लाख शिक्षक और 5.5 लाख से अधिक अभिभावक भी शामिल हैं। छात्रों का मानना है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम परीक्षा के तनाव को दूर करने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में मददगार साबित हुआ है। मैं हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहता था, तो मोदी जी ने जब से मुझे कहा कि एकदम हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, हम जैसे एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो हमें कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए कि हाँ हमने सारा सिलेबस कर लिया है और हम बिल्कुल अच्छे से देंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के फिर मैंने अपने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए, तो बहुत हेल्प भी मिली थी मुझे। जैसा प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया, स्ट्रेस ओके है, इट्स नॉट अ बिग डील। स्ट्रेस होता है, सबको होता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हम एक्सेप्ट करें एग्जामिनेशन को। उसे एक समस्या समझने की जगह हमें एक अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए, हमारी जितनी भी लर्निंग्स है, हमारी नॉलेज है, उसे प्रूव करने का। मैंने प्रधानमंत्री जी के परीक्षा पे चर्चा पर कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हुए भाग लिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायक शब्दों ने मुझे हिम्मत दिलाई कि मैं भी सफल हो सकती हूँ। उनके प्रोत्साहन से मैंने भी अच्छे मार्क्स लाए और मैं अब अपने मनपसंद कॉलेज में डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही हूँ। मनोचिकित्सकों का भी मानना है कि प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम छात्रों में परीक्षा को लेकर व्याप्त तनाव और भय को दूर करने में काफी मददगार साबित हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा कुछ वर्षों से होता है और वो सभी वर्ग के छात्राएं उसमें आते हैं, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्टली उनसे बातचीत करते हैं और उनकी परेशानियां सुनते हैं। छात्राओं का अनुभव है कि उससे उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है जैसा बताते हैं। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती है, उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, तो उन्होंने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है ओपनली डिस्कस करना, क्योंकि जितना चीज़ों को दबी रहती हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं, एंजाइटी देती हैं, जितना आप उसको ओपन में लेके आते हैं तो उससे वो काफ़ी हद तक उसका जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाता है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करीब 3000 प्रतिभागियों के साथ संवाद करेंगे। गौरतलब है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी, जो देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है। छात्रों को इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री को सुनने का बेसब्री से इंतजार रहता है। नितेंद्र सिंह के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। न्यूज़ एट 10 में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की खबरों से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज़ एट 10 में और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा छत्तीसगढ़ के अति संवेदनशील इलाकों में भी जारी है। प्रदेश के कांकेर जिले के ग्राम पंचायत कड़ाई खोदरा में सूचना, शिक्षा और संचार वैन का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान शिविर लगाकर ग्रामवासियों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी गई।
केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और इनसे लाभ लेने वाले लाभार्थियों से संवाद करने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफर कांकेर जिले में निरंतर जारी है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जब कांकेर जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम पंचायत कढ़ाई खुदरा पहुंची तो स्थानीय लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। इस दौरान धरती कहे पुकार थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के विभागीय स्टॉल लगाए गए थे, जिन्हें ग्रामीणों ने देखा और समझा। वहीं अधिकारियों ने शासन की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा आम लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गयी। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। वहीं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। जितना भी जरूरत अचानक कुछ भी बीमारी हो जाते तो हम लोग वहाँ पैसा मांगे की जरूरत नहीं पड़े। समूह में जाता तो दीदी मन से चर्चा करके समूह से पैसा उठा के ओकर से अपन कुछ भी जरूरत रहते तेला करथन। और ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हमला लोन मिलते, जेमें लोन बैंक से लोन लेके बकरी पालन सुअर पालन करके छोटे छोटे अपन घर खर्च चलाए बर। मोर बच्चा जन्माइस तक 1 किलो 500 ग्राम के रही से तब 6 महीना हुई तब ऊपरी आहार शुरू करें, दाल पानी खिचड़ी बना के खिलाएं और आंगनबाड़ी से रेडी टू ईट मिले हर सप्ताह ओला हलवा बना के खिलाएं। अब मोर बच्चा स्वस्थ है और मैं भी स्वस्थ हूँ। समूह के माध्यम से हम बचत करें और बचत करके सभी दीदी अपन आजीविका को बढ़ा देबा पैसा ला हमन ब्याज के रूप में बांटें। आजीविका के मिशन से लोन मिलिस, लोन ला हमन अपन आजीविका चलाए बर मशीन खरीदे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देने के लिए देश भर में आयोजित की जा रही है। इस यात्रा के जरिए सरकार सुनिश्चित कर रही है कि समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की सुरक्षा का ध्यान रखने वाले कुल 1132 कर्मियों को गृह मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इनमें पुलिसकर्मी, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवा के लोग शामिल हैं। सभी कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों को फटाफट अंदाज में। कोलकाता में 11वें अंतर्राष्ट्रीय सामग्री पुनर्चक्रण सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार 2047 तक इस्पात बनाने की प्रक्रिया में स्क्रैप की हिस्सेदारी को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस्पात मंत्री ने इस्पात निर्माण में स्क्रैप के उपयोग पर जोर दिया, क्योंकि स्क्रैप और अन्य अपशिष्ट उत्पादों के माध्यम से धातु का निर्माण कम प्रदूषणकारी होता है और इसे हरित इस्पात पहल की दिशा में एक कदम भी बताया। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर में बढ़कर 8,063 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी ने शेयर बाजारों को यह जानकारी दी। एक साल पहले 2022-23 की इसी तिमाही में कंपनी को 448 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। हालांकि चालू वित्त वर्ष की दूसरी सितंबर तिमाही के 12,967 करोड़ रुपए के मुकाबले तीसरी तिमाही का मुनाफा कम हो रहा है। डीजीसीए ने कुछ लंबे मार्गों पर संचालित उड़ानों के संबंध में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए एयरलाइन पर एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नियामक ने एक हफ्ते में दूसरी बार एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया है। हालांकि एयर इंडिया ने सुरक्षा उल्लंघनों को लेकर डीजीसीए द्वारा लगाए गए जुर्माने पर असहमति जताते हुए कहा है कि हमें इसके खिलाफ अपील करने और इसे नियामक के समक्ष उठाने का अधिकार है। माइक्रोसॉफ्ट ने नया टूल पेश किया है जो यूजर्स को टीम मीटिंग के दौरान ऑडियो और वीडियो सेटिंग्स को तुरंत कंट्रोल करने की सुविधा देगा। नया टूल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पब्लिक प्रीव्यू के लिए उपलब्ध अपडेट का हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पब्लिक प्रीव्यू यूजर्स अब टीम मीटिंग्स के दौरान ऑडियो और वीडियो सेटिंग्स को तुरंत एडजस्ट कर सकते हैं। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने सोनी के साथ मर्जर रद्द होने के मामले में सोनी पिक्चर्स के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है। इसके अलावा जी ने इस मामले में सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में भी आवेदन किया है। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि इस सिलसिले में एनसीएलटी की मुंबई बेंच में मामला दायर किया गया है और मर्जर को लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।
IT समाधान क्षेत्र की कंपनी काफोर्ज वित्त वर्ष 25 के लिए बनाई गई अपनी प्रौद्योगिकी क्षमता का लगभग 40% निवेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे करने की योजना बना रही है। इसमें आने वाले वर्ष में AI पर आधारित नवाचार और समाधान शामिल होंगे। नोएडा की कंपनी अपने परिसर में नया क्लाउड ढांचा और AI स्टूडियो बनाने पर निवेश करने की योजना बना रही है। कोफोर्ज के मुख्य कार्य अधिकारी सुधीर सिंह ने एक दैनिक समाचार पत्र के साथ बातचीत में ये जानकारी दी। और अब बढ़ते हैं आगे और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया एक्स पर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में हुए एक दुखद हादसे की खबर के विषय में बताया है। विक्टोरिया प्रांत के फिलिप आइलैंड पर 4 भारतीयों की डूबने से मौत हो गई है। भारतीय दूतावास ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा जताया है। रूस के बेलगोरोद में बुधवार को रूसी सैन्य परिवहन विमान IL-76 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार विमान में 6 रूसी चालक दल के सदस्य और 3 रूसी सैनिकों के साथ 65 यूक्रेनी युद्धबंदी सवार थे। अदला बदली के तहत इन युद्धबंदियों को रूस ले जाया जा रहा था। बेलगोरोद के गवर्नर ने बताया कि इस विमान हादसे में सवार सभी 74 लोगों की मौत हो गई है। वहीं रूस ने दुर्घटना के पीछे यूक्रेन का हाथ बताया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन के आतंकी हमले के कारण ये विमान दुर्घटना का शिकार हुआ। रूस का आरोप है कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने एक एंट्री एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल करके खार्किव क्षेत्र से विमान को मार गिराया। साथ ही रूसी रडार द्वारा 2 यूक्रेनी मिसाइलों को पता लगाने का भी दावा किया जा रहा है। और अब खेल की खबरों की ओर रुख करते हैं। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई के मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए रोमांचक सेमीफाइनल मैच में बोपन्ना एबडन की जोड़ी ने चेक चीनी जोड़ी को 6-3, 3-6, 7-6 के अंतर से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। 6 बार की विश्व चैंपियन और 2012 ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम ने अपने संन्यास की खबरों का खंडन किया है। मैरी कॉम ने कहा है कि उन्होंने अभी तक अपने संन्यास की घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा है कि जब वे संन्यास लेंगी तो व्यक्तिगत रूप से मीडिया को इस बात की जानकारी देंगी। गौरतलब है कि आज ऐसी खबरें आई हैं कि मैरी कॉम ने बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में एज लिमिटेशन की वजह से अपने संन्यास की घोषणा की है। हालांकि मैरी कॉम ने अब इस बात का खंडन किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत आज से हो गई है। सीरीज का पहला मैच आज हैदराबाद में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम को शुरुआती झटके लगे हैं। ताज़ा जानकारी मिलने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना लिए हैं। रविंद्र जडेजा ने 2 और R अश्विन ने 1 विकेट झटके हैं। और आइए अब आपकी सेहत की बात कर लेते हैं। बेदाग और निखरी त्वचा लगभग सभी चाहते हैं। अगर त्वचा पर सफ़ेद दाग आ जाए तो चिंता हो जाती है और उसे दूर करने के लिए कई तरह के विकल्प अपनाए जाते हैं। लेकिन सफ़ेद दाग यानी कि विटिलिगो के मामले में विशेषज्ञों को दिखाना क्यों ज़रूरी है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। विटिलिगो यानी त्वचा पर सफ़ेद दाग की समस्या। इस बीमारी में शरीर के कई हिस्सों में सफ़ेद दाग बन जाते हैं। ये शरीर के किसी भी भाग में हो सकते हैं। इस रोग को लेकर लोगों के मन में डर और कई भ्रांतियां हैं। दरअसल हमारे शरीर में मेलेनोसाइट्स नामक कोशिकाएं होती हैं जो त्वचा को प्राकृतिक रंग प्रदान करती हैं। लेकिन जब किसी कारण से ये कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं तो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती और त्वचा का रंग बदलने लगता है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली जब अपने ही शरीर के ऊतकों को नुकसान पहुंचाने लगता है तब ऐसा होता है। विटिलिगो में त्वचा में मेलेनोसाइट्स कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं या फिर कार्य करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से त्वचा और बालों का रंग हल्का होने लगता है या फिर सफ़ेद हो जाता है। विटिलिगो जैसे आप लोग समझते हैं कि ये वो इस तरीके की बीमारी है जिसमें त्वचा के ऊपर सफ़ेद रंग के निशान पड़ जाते हैं। इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन उन लोगों में ज़्यादा दिखती है जो कि पिगमेंटेड स्किन वाले होते हैं, कि जैसे कि लोग हमारे देश में हैं, एशिया या अफ्रीका के देशों में रहते हैं। लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है। बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। विटिलिगो के शुरुआती लक्षणों में त्वचा का रंग फीका पड़ जाना या सफ़ेद होना, त्वचा पर जगह जगह सफ़ेद दाग, हाथ पैर चेहरे या होंठ पर सफ़ेद दाग, समय से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना, दाढ़ी और भौहों का रंग उड़ जाना और आँख में रेटिना की परत का रंग फीका पड़ जाना शामिल है। जब भी ये निशान पड़े तो ये ज़रूरी है कि डॉक्टर की सलाह लें और उसका इलाज कराएं। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, एक दूसरे को लगती नहीं है। ये वंशानुगत या हेरिडिटरी बीमारी नहीं है कि एक आदमी को है तो उसके बच्चों को हो जाएगी।
और एक से दूसरे को लगने वाली तो बिल्कुल ही नहीं है। बीमारी का इलाज हो सकता है, जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर की सलाह से इसका इलाज करवाएं और तब तक इलाज चलता रहे जब तक डॉक्टर ये ना कह दें कि अब ये बीमारी ठीक हो गई है, या किसी मरीज में 70% 80% ठीक हो जाने के बाद निशान रुक जाते हैं, तो उस स्थिति में इसका सर्जरी से भी इलाज हो सकता है, स्किन की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, इसमें मेलानोसाइट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। खाने पीने की किसी भी चीज़ से कोई लिंक या इसका कोई संबंध नहीं है, नहीं मछली और दूध के साथ में है, नहीं किसी खट्टी चीज़ खाने के साथ में इसका कोई संबंध है, ना उनसे होती है, ना ही उनसे बढ़ती है और ना ही ये उनका इलाज है। यदि आपकी त्वचा का रंग फीका पड़ने लगा है तो भूल कर भी इसे नजरअंदाज न करें, बल्कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये सफेद दाग के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। ऐसा होने पर विशेषज्ञ को दिखाएं और जानिए कि कहीं ये विटिलिगो की समस्या तो नहीं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। न्यूज़ एट 10 में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।